तो अभी हम लोग जानेंगे ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के बारे में। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो होती है, मदर जब प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान हम लोग ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उससे पहले नहीं होती है वो हिस्ट्री। सो इस हिस्ट्री में देखा जाता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, किसकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। दूसरा हो जाता है ग्रेविडा, पैरा, एबॉर्शन। एक फॉर्मूला होता है GPLA वाला। तो इसमें जो ग्रेविडा होता है वो डिनोट करता है आपने कितनी बार कंसीव किया, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हम लोग वहाँ लिखेंगे कि ग्रेविडा G3 या G4। फिर आता है पैरा। पैरा यानी कि पैरिटी, यानी कि पैरा हम तब काउंट करते हैं जब महिला अगर कोई डिलीवरी उसकी 28 सप्ताह के बाद अगर क्रॉस कर रही है और वहाँ जब कोई डिलीवरी हो रही है, तो 28 सप्ताह के बाद से ही हम लोग पैरिटी काउंट करेंगे। जब बच्चे 28 सप्ताह के बाद अगर कोई डिलीवर हो रहा है तो उससे पहले पहले नहीं काउंट करते हैं। तो तीसरा होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन हम लोग लेते हैं 20 सप्ताह से पहले पहले। अगर 20 सप्ताह से पहले पहले कोई बच्चा अगर खराब हो रहा है तो वो एबॉर्शन के अंदर काउंट होता है। और लाइव, तो इसमें जो नहीं लिखा है बट लाइव भी होता है, वो हम लोग काउंट करते हैं कि कितने बच्चे अभी उनके जिंदा हैं। तो इस तरीके से हम लोग GPLA का फॉर्मूला बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पूछते हैं उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या होता है? एज ऑफ मिनार्क, मेंस्ट्रुअल पीरियड, कब से उनको पीरियड स्टार्ट हुए थे, कितने मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका कितना हो चुका है, कितने साइकिल उनको आती है। LMP पूछते हैं। LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कब उनको आया था, उसकी डेट उनको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है गांव में, तो गांव में लोग तो फिर हम लोग कैसे याद करेंगे कि कुछ लोग गांव में नहीं याद रख पाते कि उनकी पिछला महीना कब आया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनसे कोई त्योहार या कॉमन कुछ वो लोग जो सेलिब्रेट करते हैं या कुछ आसपास त्यौहार होता है, हम लोग उसके थ्रू उनको पता कराते हैं। फिर EDD होता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि 9 मंथ प्लस 7 डेज हम लोग काउंट करके ऐसे EDD निकालते हैं। तो ये हम लोग हिस्ट्री पूछेंगे। तीसरा होता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हाइपरटेंशन, अगर फैमिली में किसी को तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो उनकी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस, नोन हेरिडिटरी डिजीज। तो ये हिस्ट्री हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर किसी को परिवार में, जैसे कि उनके हस्बैंड को या उनके सास ससुर को या उनके नाना, मतलब उनके मदर की खुद के पेरेंट्स को या भाई बहन को या किसी को अगर हाइपरटेंशन का, डायबिटीज मेलाइटिस का अगर इशू है या कोई हेरिडिटरी डिजीज है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। इसीलिए ये हिस्ट्री पूछना बहुत ज़रूरी है। उसके ड्रग हिस्ट्री, अगर महिला कोई एंटी हाइपरटेंसिव तो नहीं ले रही है, हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स तो नहीं ले रही है, एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ले रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं ले रही है, एंटीकोगुलेंट तो नहीं ले रही है, ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग इसका हिस्ट्री पूछ लेते हैं मदर को कि अगर कुछ मान लो अगर PIH का कंडीशन हो रहा है या फिर हाइपरटेंसिव का अगर मदर को इशू हो रहा है, वो इसके अंदर नहीं है, बस मैं जनरल बोल रही हूँ, तो हम लोग उसका एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं, अगर उस सब अगर ले रही है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। इसलिए ड्रग हिस्ट्री पूछना ही बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सारी हिस्ट्री से रिलेटेड मदर में बताया कि ये सब हिस्ट्री हमको अच्छे से मदर की पूछनी होती है। इसके अलावा हमें उसका वेट लेना होता है और हाइट लेनी होती है। अगर उसकी हाइट शॉर्ट है, लाइक अगर उसकी हाइट हमारी शॉर्ट है, तो उसमें डिलीवरी में सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो पेल्विक होगा वो उतना प्रॉपर फ्लेक्सिबल या कह सकते हैं उतना बड़ा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा है कि वेट हम कम कहा जाता है, मतलब देखा गया है कि वेट महिला का कम से कम 7 से 9 या 9 से 12 किलो के बीच में हमारा वेट बढ़ना चाहिए। उससे से मदर का जो फीटल ग्रोथ है वो भी समझ में आता है। तो वेट भी हम लोगों को चेक करना होता है। तो ये सब, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हिस्ट्री मैंने भी आपको पर्टिकुलर बताई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, होता है जनरल एग्जामिनेशन और एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन वही हेड टू टू रहेगा हमारा पूरा, जो हम लोग आम पेशेंट में, जनरल पेशेंट्स में भी करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना इज अ मस्ट और अ पर्टिकुलर थिंग, जो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। तो जनरल एग्जामिनेशन हम लोग पहले देखेंगे उनका अपीयरेंस, वेट ऑफ पेशेंट, हाइट ऑफ पेशेंट, एनीमिया तो नहीं है मदर को, जॉन्डिस तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है, साइनोसिस नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग को एक जनरल एग्जामिनेशन में देखना होता है। जैसे कि मैं बार बार फोकस करी थी हाइट में, वेट में, तो वो यहाँ पे भी लिखा है। अपीयरेंस उसको देखना है कि उनको पैलर तो नहीं है, जॉन्डिस वगैरह चेक करेंगे हम उनका, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे उसका पैलर तो नहीं है, यानी कि कह सकते हैं ना वो जो सफ़ेद सा चेहरा पड़ जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चेक करना होता है। इक्ट्रस देखना होता है, उसका पल्स देखना होता है। पल्स जो होती है नॉर्मल होती है 60 से 90 बीट्स पर मिनट। वो हमें मदर का देखना है कि कहीं हाई और लो तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो हमें उसका ध्यान रखना है और मे बी शायद रेफर करना पड़े। रेस्पिरेटरी रेट भी ध्यान रखनी होती है, जो कि नॉर्मल होती है 18 से 20 पर मिनट, स्पेशली विद अ कंप्लेंट ऑफ ब्रीथलेसनेस।
ठीक है, अगर उसको आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है। एडिमा का ध्यान रखना है, एडिमा जैसे पीछे भी लिखा था, इसमें एडिमा मदर को हो सकता है फिजियोलॉजिकल, यानी कि लोअर लिम्स अपीयर इन द इवनिंग एंड डिसअपीयर इन द मॉर्निंग आफ्टर फुल नाइट स्लीप। ऐसा होता है फिजियोलॉजिकल, समय के अनुसार जो लोअर लिम्स होते हैं वो हमारे इवनिंग में देखने को मिलेगा एडिमा, और लेकिन नाइट भर रहेगा, लेकिन मॉर्निंग में सोने के बाद चला जाता है। एक होता है पैथोलॉजिकल, यानी कि फेस, हैंड्स, एब्डोमिनल वॉल एंड वल्वा, इसमें यहाँ पे पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिक पैथोलॉजी, उसको कुछ एनीमिया है, प्रोटीनूरिया है, उसको है, वुमेन शुड बी रेफर टू द मेडिकल ऑफिसर। नॉन बीटिंग एडिमा होता है जो हाइपोथायराइडिज्म, फिलारियासिस के केसेस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके का एडिमा हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अगर पैरों पे या कहीं पे अगर माँ को सूजन है तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर हो या नर्स हो उनको इन्फॉर्म करना होता है। तीसरा होता है ब्लड प्रेशर। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि एक हाई रिस्क में ये आता ही आता है। ये जो मैं आपको सब कंपोनेंट जो बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको इतना डीप में देखा जाता है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे मैनेज होती हैं, वो उसके लिए एक अलग से क्लास होगी, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करना उसको। देन ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ मेजर एट एवरी विजिट टू रूल आउट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। हर विजिट के दौरान बीपी ज़रूर नापना है आपको, हाइपरटेंशन चेक करने के लिए। अगर कोई रीडिंग अगर आ रही है, अगर मान लो मदर का जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से या उससे ज़्यादा है और डायस्टोलिक बीपी 90 या उससे ज़्यादा है, तो हमें उसकी रीडिंग एटलीस्ट 2 बार लेनी है, हर 4 घंटे में, आधे आधे घंटे में हमें उसको चेक करना है। क्योंकि अगर महिला का बीपी, गर्भवती महिला का बीपी अगर 140/90 या उससे ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं PIH में आना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। लेकिन वो तब होगा अगर उसको अगर पहले से बीपी की प्रॉब्लम है तो हमको पता होगा कि वो पहले से ही है। लेकिन अगर उसको पीरियड ऑफ कंसेप्शन यानी कि 20 सप्ताह जब उसको ये वाला जो पीरियड हो गया है कंसीव करने तक 20 सप्ताह, और उसके बाद अगर ये रीडिंग अगर उसको आई है तो कहीं ना कहीं वो PIH कहलाती है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग उसका यूरिन भी चेक करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसको एल्ब्यूमिन देखेंगे, उसका प्रोटीनूरिया चेक करना होता है उसमें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन और प्रोटीनूरिया अगर वो +2 या 0.1 ग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा है, उसको हाई बीपी है, तो कहीं ना कहीं इक्लैम्शिया, प्री क्लैम्शिया को इंडिकेट करता है। इक्लैम्शिया में तो मेन कन्वल्जन्स आएंगे ही आएंगे आपको, लेकिन अगर ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो प्री क्लैम्शिया विल कन्वर्ट इनटू क्लैम्शिया। सो हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इज़ अ वेरी मच फोकस थिंग कि वो मदर को ना हो, इसीलिए हम लोग उसका हर विजिट पे बीपी ज़रूर चेक करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा आ जाता है वेट चेक एट ईच विजिट। मैं जैसे कि पहले भी फोकस कर रही थी कि हर विजिट में, फर्स्ट विजिट से लेकर जब तक महिला का जो वेट है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मली जो गेन होता है, मैंने पहले भी बताया था, 9 से 11 किलोग्राम उसका बढ़ता है। आइडियली आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर गेन जो होता है वो 2 किलो एवरी मंथ में होता है। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक कैन बी सस्पेंडेड इफ द गेन इज लेस देन 2 kg पर मंथ, ठीक है। अगर हम लोग माना जाता है, अगर हम लोग उसको सही से मतलब अगर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ले रही है तो वो हमारा वेट थोड़ा कम हो जाएगा। लीड्स टू IUGR यानी कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दस अ लो बर्थ वेट बेबी होगा अगर हम वो सही से वेट नॉर्मल डाइट नहीं लेंगी तो। एक्सेसिव वेट गेन होगा अगर 3 किलोग्राम से अगर महीने में ज़्यादा बढ़ रहा है। शुड रेस सस्पिशियस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीक्लैम्शिया, डायबिटीज। अगर किसी महिला का वजन हर महीने 3 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी कुछ मतलब नॉर्मल नहीं कहते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। वो तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के या फिर FHS के थ्रू पता कर सकते हैं। प्री क्लैम्शिया और डायबिटीज़ के थ्रू ये कंडीशन हो सकती है और 3 किलो वेट कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो वेट का भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक NNC विजिट के दौरान। देन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो इसमें हम लोग एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करते हैं टू प्रिवेंट फीडिंग डिफ़िकल्टी पोस्टनेटली, ताकि डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पीने में कोई दिक्कत ना हो। वो एग्जामिनेशन यानी कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हमको ANC के दौरान कर लेना चाहिए। इसमें हम लोग उसका शेप देखेंगे, साइज देखेंगे निपल का, फ्लैट निपल तो नहीं है, रोलड आउट मैनुअली, डू नॉट इंटरफेयर विद ब्रेस्ट फीडिंग। फ्लैट निपल होंगे तो बच्चा आपको दूध पीने में दिक्कत होगी, इन्वर्टेड होंगे इट हैज़ टू बी करेक्टेड, ब्रेस्ट फीडिंग विल बी डिस्टर्ब, तो इसको हमें ठीक करना होता है इन्वर्टेड को।
सिरिंज मेथड के थ्रू हम लोग उसको सही करते हैं। क्रिस्टिंग एंड अगर सोर निपल हैं तो बेस्ट हाइजीन एंड इमोलिनेट्स हम लोगों को ध्यान रखना, उसमें बेस्ट हाइजीन उसका मेंटेन कराएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो जा कह सकते हैं डिसऑर्डर है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, अगर वो फ्लैट निपल है, इन्वर्टेड है, क्रिस्टिंग है, सोर निपल्स है, तो इसका हमें ठीक करना होता है अगर एनसी के दौरान अगर ये सब ऐसा पाया जाता है तो।